के छात्र छात्राओं को आज केमिस्ट्री सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन की जानकारी देना चाहूंगा। सॉल्यूशन का यह जो चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आज आप इसकी शुरुआत यदि करते हैं सही तरीके से और शुरू से आप इसको सीखने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से पूरा सॉल्यूशन चैप्टर आप अच्छी तरह बना पाएंगे और इससे निश्चित रूप से जो परीक्षा में उपयोगी प्रश्न आते हैं वो सभी प्रश्न आप सॉल्व कर पाएंगे और नेक्स्ट चैप्टर भी पढ़ना आपके लिए आसान हो पाएगा। इसलिए इस सॉल्यूशन चैप्टर को एक अच्छी तरह आप देखने का प्रयास करेंगे। तो मैं सॉल्यूशन जो आज बताने जा रहा हूं इससे आप अंशतः पूर्व परिचित हैं, यानी पहले से भी आप सॉल्यूशन के बारे में कुछ न कुछ जानकारी जरूर रखते हैं। विलियन सॉल्यूशन क्या है तो आप निश्चित रूप से जानते हैं कि दो पदार्थ, एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। एक घुलने वाला पदार्थ होता है और एक घोलने वाला पदार्थ होता है, यानी दोनों पदार्थ लगभग सदृश होते हैं, एक जैसा होते हैं और एक पदार्थ में दूसरा पदार्थ आसानी से घुलता है। यह एक मिश्रण है लेकिन समांग मिश्रण के रूप में जाना जाता है। तो दो सदृश पदार्थों का समांग मिश्रण विलयन कहलाता है। एक परिभाषा यह है। तो आप इसके पहले यह जाने कि मिश्रण क्या होता है। तो उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे से मिलते हैं और मिलने के बाद यदि समांग रूप में मिलते हैं तो समांग मिश्रण बनता है और विषमांग रूप में मिलते हैं तो वो विषमांग मिश्रण बनता है। समांग शब्द का अर्थ है कि उसके प्रत्येक भाग में जो अवयवी पदार्थ है उसकी मात्रा समान होनी चाहिए और विषमांग का मतलब हो गया हेट्रोजियस मिक्सचर का मतलब होता है वैसा मिश्रण जिसके सभी भागों में उसके अवयवी पदार्थ की मात्रा समान नहीं होती। दो पदार्थों को यदि हम मिलाते हैं और दोनों पदार्थ एक दूसरे से अभिक्रिया करने लग जाता है तो इससे मिश्रण का निर्माण नहीं होगा, विलयन का निर्माण नहीं होगा। जब मिश्रण नहीं हो सकता तो वो विलयन नहीं हो सकता। विलयन होने के लिए प्रथमतः अर्थात एट फर्स्ट उसको मिश्रण होना आवश्यक है और मिश्रण का तात्पर्य होता है कि दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ परस्पर मिलते हैं और जो फाइनल मिलने के बाद बनता है उसका सारा प्रॉपर्टीज उसके अवयवी पदार्थ से सेम होते हैं। जैसे एक पदार्थ ए है और दूसरा पदार्थ बी है, एक तीसरा पदार्थ सी है, तीनों मिलकर एक मिक्सचर का निर्माण कर लिया तो उस मिक्सचर में जो प्रॉपर्टीज होंगे वो ए से मिलेंगे, बी से भी मिलेंगे, सी से भी मिलेंगे। यानी किसी खाने वाले मिक्सचर में जो जो मटेरियल मिला हुआ है सबका स्वाद मिक्सचर से प्राप्त होता है। हम किसी भी पदार्थ को जब इस रूप में देखते हैं, जैसे पानी में हम नींबू का रस निचोड़ते हैं तो हमको पानी का भी स्वाद मिलता है
और नींबू के रस का भी स्वाद मिलता है। इसलिए दोनों मिलकर मिश्रण का निर्माण किया और वह समांग है तो वो विलयन का भी निर्माण कर रहा है। तो मिश्रण विलयन हो सकते हैं, उसमें एक घुलने वाला होना चाहिए और एक घोलने वाला होना चाहिए। मिश्रण और विलयन में अंतर क्या है कि यदि दो पदार्थ हम लेते हैं और दोनों पदार्थ में एक में दूसरा घुलता नहीं है, डिजॉल्व नहीं होता है। डिजॉल्व होने की क्रिया के क्रम में ऊष्मा परिवर्तन भी होगा। यदि दोनों पदार्थ एक दूसरे से मिल गए और कोई ऊष्मा परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब है कि विलयन का निर्माण नहीं हुआ। तो मिश्रण से विलयन बनने की जो क्रिया है, मिश्रण और विलयन में जो अंतर स्पष्ट होता है वो इस आधार पर कि यदि X एक अवयव है और B दूसरा अवयव है और दोनों को हम मिलाए, XY रह गया, XY में न घुलता है और न Y को X में घुलना रहता है, बल्कि एक दूसरे में घुलने की कोई क्रियाविधि नहीं होती है। तो घुलने की क्रियाविधि नहीं होती है तो वो विलयन नहीं बना, वो मिश्रण हो गया। चूंकि विलयन अर्थात घोल, विलयन की एक दूसरी हिंदी घोल होगी। घोल में घुलने का मैकेनिज्म होगा। जब तक घुलने का मैकेनिज्म नहीं हुआ तब तक विलयन नहीं बना। हम बालू और नमक को मिला देते हैं तो बालू और नमक का मिश्रण बन गया। बालू और नमक का मिश्रण तैयार हुआ। बालू और नमक का विलयन तैयार नहीं हुआ, क्योंकि ना तो बालू में नमक घुला ना तो नमक में बालू घुला, इसलिए वो विलयन नहीं होगा, मिश्रण होगा। लेकिन जब हम नमक को पानी में डाल दिए तो नमक पानी में घुल गया, तो घुलने की क्रिया से विलयन का निर्माण हो गया। और विलयन में निश्चित रूप से ऊष्मा परिवर्तन की भी क्रिया होती है। विलयन का निर्माण होता है तो उसमें ऊष्मा छेपी क्रिया भी होती है और ऊष्मा शोषी क्रिया भी होती है। तो सबसे पहले अभी आपको जान लेना है विलयन क्या है। तो जब दो पदार्थ आपस में मिलकर एक समांग मिश्रण का निर्माण करता है तभी विलयन का निर्माण होता है। ये विलेय और विलायक से बने होते हैं। दो सदृश पदार्थ के समांग मिश्रण, जिसमें पदार्थ परस्पर घुलने की प्रवृत्ति रखता है। विलयन कहलाता है। अब इसमें अन्योन्य क्रिया होती है। अन्योन्य क्रिया हुई, लेकिन विलयन की जो प्रवृत्ति है वो विलेय और विलायक से मिलती है। विलयन निर्माण में
जो अवयवी पदार्थ भाग लेते हैं उनके गुण विलयन को गुण प्रदान करता है। यानी विलयन का गुण निर्भर करता है कि उसमें जो उपस्थित अवयवी पदार्थ हैं उसी के ऊपर विलयन के गुण उसमें उपस्थित अवयवी पदार्थ पर निर्भर करता है। ये दो अवयवी पदार्थ होते हैं विलयन के। विलयन के अवयव एक है विलेय और दूसरा है विलायक। एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। विलेय हो गया, विलयन में इसकी मात्रा, विलयन में मात्रा इसकी कम होगी और विलयन में मात्रा इसकी अधिक होगी। जैसे पानी और नमक में पानी ज्यादा है, नमक कम है, तो नमक विलेय है और जल यानी पानी ये विलायक के रूप में है। विलेय अर्थात घुलने वाला, विलायक अर्थात घुलने वाला। विलयन तभी बनेगा जब एक अवयव दूसरे अवयव में डिस्पर्सिव होंगे, यानी घुलने योग्य होंगे। जब तक डिस्पर्सिव नहीं होगा, घुलने योग्य नहीं होगा, तब तक विलयन का निर्माण नहीं होगा। विलयन ठोस में ठोस का विलयन, गैस में गैस का विलयन, गैस में ठोस का विलयन, कई उदाहरण इसके हैं। जैसे गैस में ठोस तो वायु में धूलकण, द्रव में ठोस का विलयन तो पानी में चीनी का विलयन, द्रव में ठोस। इस प्रकार हमारे दैनिक जीवन में बहुत से ऐसे विलयन है जिसका, जैसे कुहासा, कुहरा, ये सब विलयन का ही रूप है, जिसको हम इसी चैप्टर में आगे कोलाइडी विलयन, निलंबन, इन सारे चीजों के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो मुख्य रूप से अभी आपको जो जानना है कि भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के वर्ग हैं, अलग अलग क्लास हैं। तो वो क्या है, ठोस में ठोस का, ठोस में द्रव का, द्रव में ठोस का। इस प्रकार कुछ एग्जाम्पल रहता है और उसी एग्जाम्पल के आधार पर हमको टिक लगाना रहता है या प्रश्न पूछे जाते हैं। हम अंडरस्टैंडिंग के आधार पर ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। जैसे अभी हमने बताया था, अब द्रव में द्रव के विलयन का उदाहरण दें तो द्रव में अल्कोहल, अल्कोहल, अल्कोहल शराब में पानी मिला देना या दूध में पानी मिला देना, ये द्रव में द्रव के विलयन का उदाहरण है। इसमें निश्चित रूप से यह जानना है कि एक पदार्थ जो विलेय है, दूसरा जो विलायक है, वो एक दूसरे में सिर्फ घुलता है, ना कि रासायनिक अभिक्रिया करता है। रासायनिक अभिक्रिया करने लगेगा तब विलयन का निर्माण नहीं होगा। रासायनिक अभिक्रिया करेगा तो प्रतिकारक से प्रतिफल के गुण चेंज हो जाएंगे।
चूंकि रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा में है कि प्रतिकारक पदार्थ से प्रतिफल पदार्थ जो बनते हुए नए होते हैं और मूल पदार्थ से उनके गुण भिन्न होते हैं। हम पानी और चीनी को मिलाए और दोनों को मिलाने से यदि वो खट्टा लगने लगे, इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो गई और वो विलयन नहीं रहा। ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब है कि जब हम शरबत पीते हैं तो हमको पानी का भी एहसास होता है और चीनी का भी एहसास होता है, तो दैट इज सॉल्यूशन। वह विलयन का एग्जाम्पल है। अब विलयन में हम सॉल्यूट सॉल्वेंट को जान चुके हैं। अब ये जानना है कि घुलने की क्रिया, तो मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूशन जो होता है उसमें घुलने की जो क्रिया होती है उसमें विलेय और विलायक के बीच अंतः क्रिया होती है। वो अंतः क्रिया क्या है? इंटरएक्शन होता है विलेय और विलायक के बीच। अभी हमने इस परिभाषा में सदृश शब्द लिखा है। इसमें सदृश का मतलब यह नहीं है कि जो देखने में एक जैसा हो। पानी और चीनी देखने में एक जैसा नहीं है, लेकिन सदृश इस अर्थ में हमने दिया कि दोनों घुलनशील हो, यानी एक में दूसरा घुल सके, एक से दूसरे के बीच अंतः क्रिया हो सके। अब दो पदार्थों को हम लेते हैं और दोनों के बीच कोई अंतः क्रिया नहीं हो। जैसे हम यदि अभी एग्जाम्पल दिए थे, अंतः क्रिया जब नहीं होने लगती है, जैसे बारूद का निर्माण होता है तो उसमें कार्बन, सोरा आदि जो उसमें लिए जाते हैं वे एक दूसरे से अभिक्रिया नहीं करते। जब तक अभिक्रिया नहीं करते तब तक वो मिश्रण है। लेकिन जब उस पर बाहरी दाब पड़ता है बारूद पर, तो दाब जैसे ही पड़ता है अभिक्रिया करने लगता है, रासायनिक अभिक्रिया होने लगती है। तो उस समय रासायनिक अभिक्रिया जब होने लगी तब वो मिश्रण का रूप नहीं रहा। पहले बारूद जो है वो मिश्रण है, लेकिन जब वो जलना शुरू कर देता है, अभिक्रिया उसमें शुरू हो जाती है, तब उसका नाम मिश्रण नहीं रह पाता है। क्योंकि मिश्रण में अवयवी पदार्थों के बीच भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए और विलयन में भी जो अवयवी पदार्थ विलेय और विलायक होते हैं उनके बीच भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया नहीं करने वाले जब परस्पर पदार्थ है तो उसी के लिए हमने सदृश लिखा। वहां सदृश शब्द यूज हो सकता है अथवा आप नहीं भी कर सकते हैं। सिंपली आप लिख सकते हैं कि जब दो पदार्थ परस्पर मिलकर समांग मिश्रण का निर्माण करते हैं जिसमें दोनों पदार्थ एक दूसरे में घुलने की प्रवृत्ति रखता है या एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में घुलते हैं, तभी विलयन का निर्माण होता है। सॉल्यूशन बनने की जो क्रिया है उसमें क्रिया विधि है, मैकेनिज्म होता है विलयन में होने वाली अंतःक्रिया। इंटर एक्शन happens in solution। पहला है विलेय अंतःक्रिया। सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरएक्शन, सॉल्यूट इंटरएक्शन। फिर दूसरा है
विलायक अंतःक्रिया, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटर एक्शन। और तीसरा है एक विलायक अंतःक्रिया। विलायक अंतःक्रिया। अगला यही विलायक और विलेय अंतःक्रिया। तो यहां जो मुख्य अंतःक्रिया है, ये अंतःक्रिया विलेय और विलायक के बीच होने वाली अंतःक्रिया, और फिर विलायक के बीच होने वाली अंतःक्रिया, सबकी अपनी एंथैल्पी होती है, सब में अपनी ऊर्जा होती है। अंतःक्रिया का मान किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। जब विलायक की अंतःक्रिया अधिक होती है विलायक अंतःक्रिया के अपेक्षा, तो वैसी स्थिति में एंथैल्पी का वैल्यू, सॉल्यूशन के एंथैल्पी का वैल्यू 0 से कम होगा। जब डेल H सॉल्यूशन लेस देन 0, डेल H सॉल्यूशन ग्रेटर देन 0, ये दो तरह के, इसको याद रखना चाहिए। ये एंथैल्पी है। तो विलयन के निर्माण में जो एंथैल्पी यूज हो रहा है, इसका मान 0 से छोटा है, और इस विलयन के निर्माण में जो एंथैल्पी यूज हो रहा है, इसका मान 0 से बड़ा। तो इसमें ये ऊष्माक्षेपी होगा, इस पर क्वेश्चन आता है। ऐसे विलयन के बनने के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन होगा और विलयन के ताप में कमी आएगी। पानी में ग्लूकोज को डालते ही पानी ठंडा होने लगता है, यानी उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम होने लगता है। तो वो ठंडा होने लगा यहां तक कि वह पात्र जिसमें हम उस जल और ग्लूकोज को रखे वह भी ठंडा हो जाए। तो उसने भी अपनी ऊष्मा वायुमंडल को दी, ऊष्मा का त्याग हुआ है, और ऊष्मा त्याग हुआ है इसलिए उसको ऊष्मा, और उसमें यही हो रहा है, 0 से कम एंथैल्पी उसका है। 0 से कम एंथैल्पी विलायक के बीच होने वाली अंतःक्रिया का मान प्रबल है, स्ट्रांग है। विलायक के बीच या विलेय के बीच होने वाली अंतःक्रिया की अपेक्षा, यानी घुलने वाला और घोलने वाले के बीच का मैकेनिज्म ज्यादा प्रभावशाली होगा, ज्यादा इफेक्टिव होगा। अंतःक्रियाएं जो होती है वो इफेक्टिव, नॉन इफेक्टिव। अंतःक्रिया विलायक कर रहा है तो वो वीक है, कमजोर है। लेकिन जब विलेय और विलायक के बीच हो रहा है तो वो ज्यादा प्रभावशाली है। तो जब ज्यादा प्रभावशाली होगा तो सॉल्यूशन का निर्माण बहुत स्पीडली होगा, फास्टली होगा। पदार्थ को अपने विलायक में, यानी विलेय को अपने विलायक में घोलने में ज्यादा देर नहीं होगी, फास्टली सॉल्यूशन का निर्माण हो जाएगा और वह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होगी। हम इस तरह का और कोई दूसरा पदार्थ पानी में यूरिया को भी घोलते हैं तो टेम्परेचर उसका डाउन होने लगता है, तो वहां भी एंथैल्पी का जो वैल्यू है वो 0 से कम है। अर्थात यूरिया एवं पानी के बीच होने वाली अंतःक्रिया स्ट्रांग है, अपेक्षाकृत पानी के बीच, यूरिया के बीच, यानी सेम
टाइप ऑफ मटेरियल जो अंतः क्रिया करता है उससे यदि डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल के बीच होने वाली अंतः क्रिया का मान ज्यादा हो तो प्रभावी हुआ। डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल के बीच इंटरैक्शन ज्यादा हुआ तो वो एक दूसरे में आसानी से घुलेगा। एग्जाम्पल के रूप में हम जान सकते हैं कि ए के कई अणु हैं, बी के कई अणु हैं, यानी एक विलेय है और एक विलायक है। ये ग्लूकोज के कई मॉलिक्यूल हैं और ये पानी के कई मॉलिक्यूल। यहां इंटरैक्शन, यहां इंटरैक्शन, यहां भी इंटरैक्शन, यहां भी इंटरैक्शन। यहां जो इंटरैक्शन हो रहा है वो इंटरैक्शन कमजोर है। यहां जो इंटरैक्शन हो रहा है सेम टू सेम कमजोर है, लेकिन ये दोनों के बीच इंटरैक्शन हो रहा है वो मजबूत है, प्रबल है। तो तुरंत इन दोनों के बीच विलयन का निर्माण होना शुरू हो जाएगा, फास्टली होने लगेगा। इन दोनों के बीच जो दोस्ती है इसको तोड़ने के लिए इन दोनों के बीच प्रबल दोस्ती की जरूरत है। यानी इंटरएक्शन जब होने लगेगा तो उसमें सेम टू सेम जो है वो कमजोर पड़ जाएगा, तब ना सेम टू डिफरेंट प्रबल होगा। यानी सेम टू डिफरेंट प्रबल होगा तो सेम टू सेम कमजोर हो जाएगा, और सेम टू डिफरेंट जैसे ही प्रबल हुआ वैसे ही सेम टू डिफरेंट मिलकर सॉल्यूशन का निर्माण कर लेगा। ऐसी स्थिति में डेल एच सॉल्यूशन का वैल्यू जो होता है एंथैल्पी का मान वो 0 से कम होता है, और 0 से कम होने की स्थिति में वो ऊष्मा उत्सर्जित करेगा, क्षेपण होगा। और ये डेल एच सॉल्यूशन जो होता है जिसमें 0, इसमें क्या है कि एक अणु से दूसरे अणु यानी विलायक विलायक के बीच की अंतःक्रिया प्रबल है, विलेय के बीच की अंतःक्रिया प्रबल है, विलेय और विलायक के बीच की अंतःक्रिया कमजोर है। तो ऐसी स्थिति में क्या होने लगेगा कि डेल एच का वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा होने लगेगा, और ये जब बड़ा होना शुरू होगा तो ये तभी होगा जब आयनिक प्रवृत्ति का निर्माण होगा। जैसे एक पदार्थ धनायन वाले होंगे, दूसरा पदार्थ ऋणायन वाले होंगे, तभी आसानी से घुलने की क्रिया होगी। ऐसे घुलने की क्रिया नहीं होने लगेगी, तो यहां जो होगा वो ऊष्मा शोषी होगा। यहां जो अभिक्रिया हुई वो ऊष्मा शोषी, यानी ये गर्म हो जाएगा, पदार्थ थोड़ा सा हीट हो जाएगा। अब विलयन बनने की क्रिया में दो पदार्थ को मिलाए और दोनों मिलकर थोड़ा गर्म हो गया, इसका मतलब है कि ऊष्मा का शोषण हुआ, और ठंडा हो गया इसका मतलब है ऊष्मा का क्षेपण हुआ। नमक और पानी को जब हम मिलाते हैं तो ताप बढ़ेगा, घटेगा नहीं। विलयन का ताप बढ़ेगा, इसलिए उसको ऊष्मा शोषी माना गया है। अब यहां आगे जो जानने की जरूरत है वो है विलयन के कॉन्सेंट्रेशन को जानना, विलयन का सांद्रण। विलयन का सांद्रण बताता है कि कितने विलायक में विलेय की कितनी मात्रा उपस्थित है, विलायक में विलेय की कितनी मात्रा उपस्थित है, यही उसकी सांद्रता बताएगी। अब वो मात्रा क्या, परिमाणात्मक संबंध को बताया जाता है। विलेय और विलायक के बीच परिमाणात्मक संबंध को विलयन का सांद्रण व्यक्त करता है। विलेय तथा ये विलयन का सांद्रण, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन,
कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। विलेय तथा विलायक के परिमाणात्मक संबंध को विलयन का सांद्रण कहते हैं। मैग्नीट्यूडनल रिलेशन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट डील्स बाय द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो विलेय और विलायक के बीच का परिमाणात्मक संबंध को व्यक्त करने के कुछ तरीके हैं। यानी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने की विधियां। विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने की विधियां हम विधि लिख रहे हैं। प्रतिशत भार के रूप में, प्रतिशत आयतन के रूप में सांद्रता, ग्राम प्रति इकाई के रूप में सांद्रता, ग्राम प्रति आयतन के रूप में सांद्रता, पीपीएम सांद्रता, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, इतने तरह के सांद्रण व्यक्त करने की विधि है। विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने की विधियां। नंबर 1, प्रतिशत भार के रूप में प्रतिशत आयतन के रूप में एज परसेंटेज वेट, एज परसेंटेज वॉल्यूम। तीसरा होगा भार प्रति आयतन के रूप में एज डब्ल्यू पर पी पर भी वॉल्यूम। फिर इसी में आ जाता है ग्राम प्रति इकाई, ग्राम प्रति इकाई सांद्रता। फिर पीपीएम पार्ट पर मिलियन कॉन्सेंट्रेशन, पार्ट पर मिलियन कॉन्सेंट्रेशन। चौथा हो गया। पांचवा हो जाएगा मोलरता, छठा मोललता, सातवां मोल अंश या मोल प्रभाज। ये मोल फ्रैक्शन है, यह मोलरिटी होगा और यह मोललिटी होगा। विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने की विधियां कुल 7 विधि हैं। इन 7 विधियों को पूरी तरह जानने की जरूरत है। प्रतिशत भार के रूप में, प्रतिशत आयतन के रूप में, ये जो बताया जाता है प्रतिशत भार के रूप में, तो 100 ग्राम विलायक में कितने
ग्राम विलेय पदार्थ के घुले हुए, यानी विलायक की मात्रा को हम 100 ग्राम में लेंगे। यदि हम 100 किलोग्राम में लिए तो विलेय की मात्रा को भी किलोग्राम में लेना होगा। तो 100 ग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थ की मात्रा को जब ग्राम में व्यक्त किया जाएगा, चूंकि विलायक 100 ग्राम है तब विलेय भी ग्राम में ही होनी चाहिए। तो विलेय की मात्रा यदि x ग्राम है, अब इसमें लेट विलेय x ग्राम और विलायक है y ग्राम, तब प्रतिशत भार के रूप में तो y में x इसलिए 100 में x बटे y इंटू 100, ये हुआ परसेंटेज वेट कंसेंट्रेशन। परसेंटेज वेट कंसेंट्रेशन x अपॉन y इंटू 100, ये बता रहा है कि y ग्राम विलायक में x ग्राम विलेय है तो 100 ग्राम में कितना है। उसी तरह आयतन जब हो जाएगा तो हम विलेय के आयतन को x मान लेंगे और विलायक के आयतन को y मान लेंगे, फिर यही आ जाएगा x बाय y इंटू 100। इसको हम यहां लिखेंगे परसेंटेज वॉल्यूम कंसेंट्रेशन जो होगा, हम विलेय का मान लेते हैं V1, विलायक का V2 और ये 100, जहां V1 विलेय के लिए आयतन है और V2 विलायक के लिए आयतन है। इस प्रकार फिर भार प्रति आयतन या ग्राम प्रति इकाई सांद्रता, तो इसमें है कि भार रहेगा ग्राम में, यानी विलेय की मात्रा ग्राम में और विलायक की मात्रा लीटर में यानी वॉल्यूम में। तो 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर विलायक में घुले विलेय पदार्थ की मात्रा यदि ग्राम में होती है तब उसे ग्राम प्रति इकाई सांद्रता कहते हैं। यानी विलेय ग्राम में रहेगा और विलायक लीटर में रहेगा। आयतन उसका लीटर में होना चाहिए। तो विलेय की मात्रा, यानी इसमें हम विलेय x ग्राम और विलायक y लीटर, इसलिए ग्राम प्रति इकाई सांद्रता जो होगी वो x बाय y, बस x अप ऑन y, चूंकि y लीटर, मिलीलीटर में होता तो लीटर बनाते 1000 से गुना करते। यहां हम लीटर के जगह पर मिलीलीटर लिख दें तो यहां गुना 1000 हो जाएगा, x बटे y और ऊपर में गुना हो जाएगा 1000। तो इस प्रकार यहां से जो क्वेश्चन, और फिर एक ppm भी हम बता देते हैं, पार्ट पर मिलियन है, पार्ट पर मिलियन। किसी विलायक के 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर में घुले विलेय पदार्थ की मात्रा को जब मिलीग्राम में व्यक्त की जाती है, बस यहां x जो है वो खाली मिलीग्राम हो जाएगा, बाकी कोई अंतर नहीं है, ppm बन जाएगा। यानी विलेय की मात्रा, विलेय x मिलीग्राम mg, विलेय की मात्रा यदि मिलीग्राम में होती है, x मिलीग्राम है और विलायक y लीटर है, तो x बटे y
पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन होगा। वाई यदि लीटर में रहेगा तब, मिलीलीटर में रहेगा तो फिर 1000 गुना हो जाएगा। तो आप पीपीएम तक बना सकते हैं। यहां से फिर अब आगे जिस पर बहुत अधिक प्रश्न आता है, मोलरता, मोललता, मोलंस, अब अगले क्लास में इसकी जानकारी दी जाएगी। मैं चाहूंगा कि विलियन के चैप्टर को आप अच्छी तरह जितना बताया गया देखें, और जो हमने अभी बताया 1 2 3 4, इसमें भी थोड़ी सी जल्दीबाजी हुई। जो प्रॉब्लम होगा फिर इसको आगे के क्लास में फिर से डिटेल से बताया जाएगा। यदि आवश्यकता पड़ी तो आप ठीक से बनाएंगे। विलियन प्रारंभ हो गया और इसी तरह आपका क्लास बढ़ेगा। धन्यवाद।